एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और मंथली कंपाइलेशन में नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स पे। ओके, तो यहाँ पर जुलाई 2024 में जो भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स जैसे कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज हुआ है, रिपोर्ट जैसे कि नीति आयोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स एंड रिपोर्ट को पब्लिश किया है, वो सारी बातें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो 100% आप लोगों के लिए यूजफुल रहने वाला है आपके आने वाले हर एक वनडे एग्जाम के लिए। सो वीडियो के एंड तक बने रहना है एंड वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है एंड पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ओके, स्टार्ट कर लें। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है नीति आयोग का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 23-24। जैसा कि हम सभी को पता है यूनाइटेड नेशन ने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डिसाइड किए हैं और ये कोई बाइंडिंग नेचर नहीं है, लेकिन हाँ हर एक कंट्री को कोशिश करनी है 2030 तक इनको अचीव करने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारी प्रोग्रेस रेट क्या है, कैसे काम कर रहे हैं हम अपने गोल्स के डायरेक्शन में, तो उस पे इस डेटा को या रिपोर्ट को नीति आयोग ने पब्लिश किया है। एंड सिंस 2018 से नीति आयोग इस इंडेक्स को पब्लिश करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरऑल इंडेक्स के बारे में। यू कैन सी कि सिंस 2018 इस इंडेक्स को पब्लिश किया जा रहा है और 2018 में हमारा जो ओवरऑल स्कोर था वो 58 था, बट धीरे धीरे हमने प्रोग्रेस की और ग्रोथ करते करते हम पहुंच गए 71 पे। तो 71 हमारा ओवरऑल स्कोर रहा है 23-24 में। ये तो हो गया आपका ओवरऑल स्कोर। 23-24 में कितना है, 71 आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं टॉप स्टेट और बॉटम स्टेट के बारे में कि मतलब सबसे अच्छी पॉलिसीज किसने बनाई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डायरेक्शंस को फुलफिल करने के लिए। सो उत्तराखंड एंड केरला टॉप परफॉर्मिंग स्टेट रहे हैं। उत्तराखंड और केरला टॉप परफॉर्मिंग स्टेट रहे हैं नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स में। वही बिहार राज्य बॉटम पर आपको देखने को मिलेगा। अभी हम डिटेल में और डिस्कशन करेंगे। आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स, इंडियाज ओवरऑल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल स्कोर इंक्रीज टू 71 इन 23-24 कंपेयर टू 66 इन 2020-21। तो इस बार हमारा स्कोर कितना रहा है, 71 रहा है, मतलब हमने यहाँ पे ग्रोथ तो की है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सभी इंडेक्स में हमने ग्रोथ की है, लेकिन हाँ कुछ ऐसे इंडेक्स है जिसमें हमने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, जैसे कि लाइफ ऑन लैंड, क्लाइमेट एक्शन, नो पॉवर्टी, डिसेंट वर्क, इकोनॉमी ग्रोथ, ये कुछ एरियाज है जिसमें हमने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। नाउ बात करते हैं उत्तराखंड और केरला। तो उत्तराखंड और केरला आपको टॉप परफॉर्मिंग स्टेट देखने को मिलेंगे विथ स्कोर 79। इनका स्कोर कितना है, 79 है, फॉलोड बाय तमिलनाडु एंड गोवा। तो आपके यहाँ पे टॉप 3 स्टेट्स कौन से हो गए, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु एंड गोवा, ये आपके स्टेट मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं बॉटम स्टेट। तो बॉटम स्टेट पे है बिहार, झारखंड एंड नागालैंड। आप देख सकते हैं बिहार का जो स्कोर है वो 57 है, झारखंड का 62 और नागालैंड का 63 है। तो ये आपके बॉटम 3 स्टेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। नाउ बात करते हैं यूनियन टेरिटरी। तो यूनियन टेरिटरी में सबसे अच्छा स्कोर या बेस्ट परफॉर्मिंग यूनियन टेरिटरी कौन सी है, चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ का स्कोर 77 आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस स्कोर में मतलब ये जो पूरा इंडेक्स है इसमें हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनमें हमने 0 से लेके 100 तक स्कोरिंग की है, मतलब उनको रेटिंग की है। 0 का मतलब है कि आपने उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कुछ काम ही नहीं किया। 100 का मतलब है कि आपने जो 2030 का टारगेट है वो कंप्लीटली अचीव कर लिया। तो ऐसा तो हुआ नहीं है कि हमने किसी डायरेक्शन में काम ना किया हो, मतलब 0 स्कोर किसी का है नहीं और 100 स्कोर भी किसी का नहीं है कि मतलब हमने 100% अचीव कर लिया हो। लेकिन हाँ बहुत सारे ऐसे इंडेक्स है जिसमें हमने काफी अच्छी ग्रोथ की है। तो यहाँ पर स्कोरिंग के हिसाब से हमने हर एक कैटेगरी को, मतलब हर एक जो स्कोर है आपका, हर एक जो इंडेक्स है उसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे 100 मींस स्टेट और यूटी अचीव द टारगेट सेट फॉर द 2030। यहाँ पर आपको 4 कैटेगरीज देखने को मिलेंगी। अचीवर कैटेगरी जिसमें आपने 100% स्कोर ला लिया हो, तो अचीवर कैटेगरी में तो कोई नहीं है। फिर आता है आपका फ्रंट रनर कैटेगरी जिसमें स्कोर 65 to 99 है। तो यहाँ पर हाँ इसमें आपको फ्रंट रनर कैटेगरी में कुछ गोल्स मिलते हैं, जैसे कि गोल नंबर 1 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1 जिसमें आपको नो पॉवर्टी के बारे में, मतलब गरीबी खत्म करने के बारे में बात की गई है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 8 हो गया,
8 जहां पर हमने डिसेंट वर्क और इकोनॉमी ग्रोथ पर डिस्कशन किया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 13 हो गया, जहां पर हमने क्लाइमेट चेंज पे डिस्कशन किया हुआ है, क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आता है परफॉर्मर कैटेगरी 50 to 64 स्कोर अगर है, और एस्पिरेंट कैटेगरी जब आपका स्कोर बिलो 50 है तो वो आपकी एस्पिरेंट कैटेगरी है। तो यहाँ पर केवल एक ही इंडेक्स है, मतलब केवल एक ही हमारा टारगेट है जो एस्पिरेंट कैटेगरी में आता है, जो है आपका जेंडर इनइक्वालिटी। मतलब इस डायरेक्शन में हमने काम तो किया है लेकिन उतना बेहतर काम हो नहीं पाया, इसमें हमारा स्कोर 49 है, तो सबसे पुअर आपको इसी में स्कोर देखने को मिलेगा। अभी मैं टेबल दिखाती तो आपको थोड़ा और आसानी से क्लियर होगा, आप देख सकते हैं यह है आपका परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एस्पिरेंट कैटेगरी जिसमें आपका स्कोर बिलो 50 है तो एक ही है, विच इज जेंडर इक्वालिटी, इस जो कि आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5 है। तो वो ही एक अपना एक ऐसा इंडेक्स है जिसमें स्कोर बिलो 50 है, 50 है, बाकी सब में अच्छा खासा स्कोर रहा है। फ्रंट रनर कैटेगरी में आप देख सकते हैं काफी सारे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि फ्रंट रनर कैटेगरी में है। अचीवर कैटेगरी में कोई भी अभी फिलहाल इंडेक्स नहीं है। ठीक है, डन इतनी चीजें। चलो ये बातें यहाँ पे मेंशन कर दी। चलिए अब बात हो रही है फास्ट मूविंग स्टेट, मतलब ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें ओवरऑल हर एक इंडेक्स में एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो फास्ट मूविंग स्टेट आप देखेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो स्कोर है वो इंक्रीज हुआ है बाय 25 उत्तर प्रदेश का इंडेक्स इंक्रीज हुआ है। उत्तर प्रदेश फॉलोड बाय द जम्मू एंड कश्मीर एंड उत्तराखंड। तो ये 3 आपके फास्ट मूविंग स्टेट है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, दिस इज द 4th एडिशन, क्योंकि सिंस 2018 से नीति आयोग इस इंडेक्स को पब्लिश करता है, तो ये 4th नंबर का एडिशन है और इसमें 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और 113 इंडिकेटर्स कवर किए गए हैं। गोल नंबर 13 जैसा कि मैंने बताया, गोल नंबर 13 है क्लाइमेट एक्शन, और ये जो गोल नंबर 13 है ना, इसमें आपको हाईएस्ट इंक्रीज देखने को मिलेगा स्कोर में। हाईएस्ट इंक्रीज किसमें हुआ है, तो गोल नंबर 13 में हुआ है। 54 से डायरेक्टली ये कितना हो गया है आप देख सकते हैं, 54 था 2020-21 में, फिर ये धीरे धीरे इंप्रूव हुआ है। ठीक है, सेकेंड नंबर पे आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1। तो हाईएस्ट ग्रोथ किसमें हुई है, गोल नंबर 13 में, और सेकेंड नंबर पे गोल नंबर 1 विच इज नो पॉवर्टी। ठीक है, इतनी चीजें। इस इंडेक्स को लॉन्च किया था श्री सुमन बेरी ने, जो कि वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु ये टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं, नागालैंड, झारखंड, बिहार और ये बॉटम परफॉर्मिंग स्टेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। हाँ, मैं इसके बारे में बात कर रही थी कि आपका मैक्सिमम ग्रोथ किसमें हुआ था, गोल नंबर 13 में। आप देखो गोल नंबर 13 में आपकी जो ग्रोथ है वो 54 से डायरेक्टली कितनी हो गई है, 67 हो गई है। इसके बाद आपको सेकेंड नंबर पर नो पॉवर्टी 60 to 72 आपको स्कोर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप सभी का स्कोर देख पा रहे हैं, तो सबसे कम जो स्कोर है वो कहाँ पर है, ये 49 पर है। ये आपका है SDG 5, मतलब आपका जेंडर इक्वालिटी, इसमें आपका स्कोर सबसे कम है। बाकी आप देख पा रहे हो 96 स्कोर किसमें है, तो गोल नंबर 7 पे है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। इस डायरेक्शन में हमने अच्छा खासा काम किया है। क्लियर है, तो ये इंडेक्स आपको याद रखना है। चलिए, तो नीति आयोग का इंडेक्स फिनिश होता है यहाँ पर। नेक्स्ट बात करेंगे हम इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट 2024 ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स। सिंपल सी बात है, कौन सा शहर ज्यादा अच्छा है, रहने लायक है, जिसमें हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छी है, एनवायरनमेंट अच्छा है, एजुकेशन अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर रेटिंग की जाती है। ठीक है, तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स में वंस अगेन वियना इन ऑस्ट्रिया, ये आपको टॉप पर देखने को मिलेगा। वर्ल्ड की मोस्ट लिवेबल सिटी है, 3rd कॉन्जिक्यूटिव ईयर में, तीसरी बार लगातार सबसे रहने लायक जो शहर बताया गया है वो वियना ऑस्ट्रिया का शहर बताया गया है। इसमें टोटल 173 सिटीज की पूरे वर्ल्ड वाइड रेटिंग की गई ऑन द बेस्ड ऑन सेवरल फैक्टर, जैसे कि स्टेबिलिटी, हेल्थ केयर, कल्चर एंड एनवायरनमेंट, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आपको टॉप 3 यहाँ पे सिटीज याद रखनी है जो कि मोस्ट लिवेबल सिटी है। तो वियना इन ऑस्ट्रिया, कोपेनहेगन इन डेनमार्क एंड ज़ुरिच इन स्विट्जरलैंड। ठीक, अब इसके अलावा लीस्ट लिवेबल सिटीज, मतलब जो रहने लायक नहीं है, वो आपको यहाँ पे 3 शहर याद रखने हैं। डेमस्कस इन सीरिया,
त्रिपोली इन लेबनान एंड अल्जीरियस इन अल्जीरिया। ये आपके बॉटम 3 और टॉप 3। तो आप यहाँ पे कोशिश कीजिए हर एक इंडेक्स में टॉप 3 वगैरह आप याद रखो, क्योंकि आजकल एग्जामिनेशन में आपको फर्स्ट वाला नहीं पूछता, वो सेकंड थर्ड पूछ लेता है, असेंडिंग ऑर्डर पूछ लेता है। तो थोड़ा सा आप प्रिपेयर होके जाओ अच्छे जो आपके एग्जाम है उसके लिए, ठीक है। डन, इतनी चीजें, यही सारी बातें यहाँ पे मेंशन की गई। इसके अलावा हमारी जो इंडियन सिटी है दिल्ली और मुंबई, ये 141 पोजीशन पे आपको देखने को मिलेगी, मतलब ऐसी कोई अच्छी रैंकिंग है नहीं हमारी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। इसको रिलीज किया है IMF, मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इसको यहां पर रिलीज किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। तो डायरेक्टली क्वेश्चन, इंडेक्स को छोड़िए, डायरेक्टली क्वेश्चन वो बना सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? IMF करता है। 4 की एरियाज पे कि आपके देश में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, कैसा है, ह्यूमन कैपिटल लेबर मार्केट पॉलिसी, इनोवेशन एंड इकोनॉमी इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशन एंड एथिक्स। तो ये 4 पैरामीटर है जिसपे इस इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है। और इसमें आपके जो इंडेक्स में हमारे जो पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड भी किया जाता है, जैसे कि एडवांस इकोनॉमी कंट्री जैसे कि सिंगापुर, USA, ये एडवांस इकोनॉमी कंट्री कहलाती हैं। इमर्जिंग मार्केट जैसे कि हमारा प्यारा भारत एक इमर्जिंग मार्केट कैटेगरी में आता है, एंड लो इनकम कंट्री, ठीक है। तो हमें देखना है कि टॉप पे कौन रहा है। तो टॉप 3 स्टेट्स या टॉप 3 कंट्रीज आप देखेंगे तो सिंगापुर, डेनमार्क और USA। सिंगापुर, डेनमार्क और USA, जिसमें आपको देखने को मिल रहा है कि सिंगापुर का स्कोर 0.8 है, फिर डेनमार्क 0.7 है। तो सिंगापुर, डेनमार्क और USA ये टॉप 3 आपको कंट्रीज देखने को मिल जाएंगी इस इंडेक्स में। नाउ बात करते हैं इंडिया। तो इंडिया आप देख पा रहे होंगे कि इंडिया 72 पोजीशन पे है, इंडिया 72वें स्थान पर है और इंडिया का स्कोर 0.492 है, ठीक है। ये इस इंडेक्स की खास बात है। अब हम अपने थोड़े से नेबरिंग कंट्री, अपने पड़ोसियों के बारे में भी जान लेते हैं। तो बांग्लादेश 0.38 है, श्रीलंका 0.43 है और चाइना 0.63 आपको स्कोर के साथ मिल जाएगा 31 पोजीशन पे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि चाइना हमसे आगे है, बांग्लादेश और श्रीलंका थोड़े से पीछे है, ओके। IMF का फॉर्मेशन 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद हुआ था और वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अब यहाँ पर कुछ और रिपोर्ट्स, कुछ और बुकलेट पब्लिश की गई हैं, आप देख सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पब्लिकेशन, ओके। इसमें भी वही ट्रैकिंग किया गया है। बेसिकली 3 इंडिकेटर्स हैं जिनको हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले हमें इस वाले पे बात करनी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क। नाम से समझ में आ रहा है नेशनल इंडिकेटर, मतलब यहाँ हमारे जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उसमें हमारा क्या योगदान है, क्या काम हो रहा है, MMR कितना है, IMR कितना है, प्लास्टिक वेस्ट के लिए क्या काम कर रहा है, एटसेट्रा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट 2024 पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। और इस पब्लिकेशन को पब्लिश किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन हैज डेवलप्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क इन कंसल्टेशन विद कंसर्न्ड मिनिस्ट्री, यूनाइटेड नेशन एजेंसीज एंड अदर स्टेक होल्डर्स। उसके साथ इसको बनाया गया है। ये एक एनुअल रिपोर्ट है, मतलब हर साल पब्लिश होने वाली रिपोर्ट है जिसमें मॉनिटर किया जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्रेस एट द नेशनल लेवल, जो कि आपके 2030 का एजेंडा है उस डायरेक्शन में काम कर रहा है, ठीक है। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है इसको यूनाइटेड नेशन ने 2015 में अनाउंस किए थे। हमें यहाँ पे डायरेक्टली बात करनी है की हाइलाइट्स पे, ठीक है। चलिए की हाइलाइट्स में पहला देख लेते हैं प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1, जहां पे हम बात करते हैं नो पॉवर्टी के बारे में, गरीबी हटाने के बारे में। तो यहाँ पर हमने अपने देश में गरीबी को थोड़ा सा कम किया है एज पर दिस इंडिकेटर। क्या किया है हमने? बेसिकली इस रिपोर्ट में जो कंपैरिजन है वो पहले ही मैं क्लियर कर देती हूँ। 2015-16 में यूनाइटेड नेशन ने अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अनाउंस किया था और उसके बाद हमने क्या प्रोग्रेस की है
वही इंडिकेटर्स यहाँ पर हैं। तो 2015-16 का कंपैरिजन 2019-21 के साथ किया गया है। तो ये आपका कंपैरिजन है, मतलब यहाँ से यहाँ हमने कितनी पॉवर्टी रिड्यूस की है, कितनी गरीबी को कम किया है। तो 2015-16 में ये 24.85% था, इसको रिड्यूस करके हमने 14.96 या इसको आप राउंड फिगर में कह सकते हो कि 15%, 25% से 15% की है, मतलब लगभग 10% की कमी आई है इन सालों में। आप इसको राउंड फिगर में भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो द न्यू नेटल मॉर्टेलिटी रेशियो, न्यू नेटल मतलब जो न्यू बॉर्न बेबी होते, जो छोटे बच्चे होते, 1 हफ्ते के बच्चे होते, उनके बारे में बात हो रही है कि 1000 बच्चों पे कितने बच्चों की डेथ हो जाती थी 2015 में। तो 2015 में 25 बच्चे थे जिनकी डेथ हो जाती थी, और हमने अपने देश में हेल्थ केयर फैसिलिटी को इम्प्रूव किया है, जिसके बाद ये जो डेथ रेट है वो थोड़ी सी कम हुई है। अब यहाँ पर 20 पर 1000 लाइव बर्थ आपको डेथ मिलती है, ठीक है। तो 25 से 20 हुई है, 5 की कमी आई है, ठीक है। फिर यहाँ पे बात कर रहे हैं द शेयर ऑफ फुली वैक्सीनेटेड चिल्ड्रन, मतलब जो आपके 12 मंथ से लेकर 23 मंथ तक के बच्चे हैं, आप कह सकते हो 1 साल और 2 साल के जो बच्चे हैं, उनमें आपने देखा हो कई सारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारे रन होते हैं। तो जो वैक्सीनेशन रेट है वो इंक्रीज हुआ है, पहले ये 62% था 2015-16 में, और अब आपको ये 76.6% देखने को मिल रहा है इन 2019-21। तो हमने वैक्सीनेशन में अच्छा काम किया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे जीरो हंगर, जो कि आपका गोल नंबर 2 है, जिसका पर्पस हमारा क्या है, अचीव करना फूड सिक्योरिटी। हमारे देश में एक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 काम करता है। इसके अंदर आपका पीडीएस सिस्टम, मतलब जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलता है, जिसमें मिनिमम 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए में हम अपने ग्रेन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो हमने इसके अंदर काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है, जिसके कारण हम अचीव कर पाएंगे फूड सिक्योरिटी, ठीक है। फिर क्या बोला गया है, इसमें यह कहा गया है कि जो फूड सिक्योरिटी इंश्योर होती है, बच्चों को जो प्रॉपर न्यूट्रिशन वाला फूड मिलता है, तो उसके कारण क्या होता है, जो स्टंटेड बच्चे होते हैं, मतलब जो माल न्यूट्रिशन के कारण जो कुपोषित टाइप के बच्चे होते हैं, तो वो थोड़ा सा डेटा हमारा इंप्रूव हुआ है, 38.40% से इंक्रीज होके, मतलब रिड्यूस होके 35.50 हुआ है। ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी सी प्रोग्रेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। नाउ बात करते हैं इनरोलमेंट रेशियो, मतलब स्कूल में एडमिशन लेने वालों की संख्या। बिल्कुल हाँ इंप्रूव हुई है, क्योंकि इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में साफ मेंशन किया गया है आपको अफोर्डेबल प्राइस में गुड एजुकेशन प्रोवाइड करनी है अपनी कंट्री में, ठीक है। तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो और द नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड एज प्रपोर्शन ऑफ द स्कूल एज पॉपुलेशन ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल, ये भी इंक्रीज हुआ है। आप देखेंगे 48.32% से इंक्रीज हो गया, ये 57.6% आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे MMR के बारे में, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो, मतलब यहाँ पे कोई भी लेडी जब बच्चे को जन्म देती है, तो जब माँ की डेथ हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, MMR कहते हैं। तो जो MMR है वो डिक्लाइन हुआ है, ये भी एक अच्छी बात है। 1 लाख लाइव बर्थ पे कितनी मदर्स की डेथ हो रही है, 1 लाख लाइव बर्थ पे कितनी मदर्स की डेथ हो रही है, ये मेंशन किया गया है। 2014-16 में 1 लाख पे 130 मदर्स की डेथ हो रही थी, ये रिड्यूस होकर 2018-20 में 97 हो गया है, ठीक है। ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। ये आपका 1 लाख पे बताया गया है, और यहाँ पर ये 100 पे 1000 पे बताया गया है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो मैंने बता दिया है, 48 से इंक्रीज होकर 57 हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम यहाँ पर पेटेंट फिलिंग। तो ऑब्वियस सी बात है, पहले हमारे देश में ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नहीं था कि हर एक चीज में हम पेटेंट नहीं फाइल करते थे, लेकिन हाँ हमारे देश में अब पेटेंट फिलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इंक्रीज हुआ है। तो आप देख सकते हैं 2015-16 में टोटल नंबर ऑफ पेटेंट जो हमने फाइल किए थे वो 6000 के आसपास थे, और अब यहाँ पर आप देखोगे 23-24 में ये 1 लाख प्लस हो गए हैं। तो हाँ हमने इसमें भी प्रोग्रेस किया है, ठीक है। फिर वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो यहाँ पे वीमेन्स को एम्पावर करने के लिए नंबर ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप इंक्रीज किए गए हैं। यहाँ पे जो आपके रूरल इंडिया में स्पेशली नंबर ऑफ ग्रुप्स इंक्रीज हुए हैं, तो वो भी मेंशन किया गया है। 88.92 से बढ़कर ये 97.53 हो गए हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं इन टर्म ऑफ डिसेंट वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो टोटल आउटस्टैंडिंग क्रेडिट टू द एमएसएमई, यहाँ पर जो हमने एमएसएमई को एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए जो क्रेडिट सपोर्ट दिया है एमएसएमई को, वो इंक्रीज हुआ है। 2015-16 में ये 12 ट्रिलियन रुपीज था, अब ये इंक्रीज होके देखो 22.6 ट्रिलियन रुपीज एमएसएमई के अंदर हमने जो फाइनेंशियल इंक्लूजन किया है। अब प्लास्टिक वेस्ट में क्या काम कर रहा है, हाँ हमने नंबर ऑफ वेस्ट रिसाइकल प्लांट्स इंस्टॉल किए हैं। 2020 में 829 हमारे देश में वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट्स थे, अब ये इंक्रीज होके 2447 हो गए हैं इन 2024। तो हमने इस डायरेक्शन में भी काम किया है, किस तरीके से हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं वेस्ट मटेरियल की, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज जो है जो खराब हुई है वो ये है कि जो वेज रेट होते हैं, मतलब जो तनख्वाह होती है मेल और फीमेल को सिमिलर काम के लिए दी जाती है, उसका जो गैप है ना वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो गया, जो रिड्यूस होना चाहिए था। तो आप देखते हैं कि चैलेंजेस एरिया हमारे लिए क्या है, द जेंडर वेज गैप फॉर द causal labor had widened compared to 2017-18। 2017-18 में ये जो गैप था ये 96 था, 96 रुपीज। मतलब अगर मेल और फीमेल सिमिलर काइंड ऑफ वर्क को करते हैं और फीमेल को उसको काम करने के लिए 100 रुपए मिलता है, तो मेल को 196 रुपीज मिल रहा है सिमिलर काम करने के लिए। तो ये गैप था 96 रुपीज का, अब ये और भी ज्यादा वाइडेंड होके 178 हो गया है, 178 हो गया। मतलब कोई फीमेल है तो यहाँ पर अगर कोई फीमेल 100 रुपीज में कोई काम करती है तो मेल को उसी काम के लिए देखो ज्यादा रुपए दिए जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या बोला गया है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एमिशन, हाँ बिल्कुल हमने इस डायरेक्शन में काम किया है, आप देख सकते हैं रिड्यूस हुआ है। टोटल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन ऑफ द पावर सेक्टर आपको पहले 57.7 टन था, ये रिड्यूस होके 40 हो गया है, ओके ठीक है। सिमिलर एक और चैलेंजिंग एरिया हमारे पास क्या है, एक और चैलेंजिंग एरिया है कि जो पर कैपिटा वेस्ट जनरेशन है वो इंक्रीज हो गया है। तो यहाँ पे द अमाउंट ऑफ हजार्डियस वेस्ट जनरेट पर कैपिटा इंक्रीज टू 9.28 मेट्रिक टन इन 22-23 फ्रॉम द 7.19 मेट्रिक टन इन 2017-18। मतलब एक इंडिविजुअल इतना एनुअली वेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये भी हमारा एक चैलेंजिंग एरिया है, ठीक है। तो इस रिपोर्ट में ये सारी बातें की गई हैं। चलिए अगली रिपोर्ट पर डिस्कशन करेंगे, एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड इंटरप्राइजेस 22-23। इस रिपोर्ट को भी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने रिलीज किया है और ये भी आपकी एक एनुअल रिपोर्ट होती है। इस रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि वो कौन से ऐसे राज्य है जिसमें इनफॉर्मल सेक्टर, नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा काम हो रहा है, नए नए छोटे छोटे लोग ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, जैसे कि गिग वर्कर्स हो सकते हैं, आपके वेल्डिंग मशीन या वेल्डिंग करने वाले वर्कर, सफाई कर्मचारी, आपके मैकेनिक्स, इन सारे सेक्टर्स के बारे में बेसिकली बात हो रही है। तो इस सर्वे में कहा गया है उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र, इन तीन स्टेट का शेयर सबसे ज्यादा है इनफॉर्मल सेक्टर इंटरप्राइजेस में। कौन कौन से राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र, इन तीन राज्यों में आपको सबसे ज्यादा शेयर मिलेगा इनफॉर्मल सेक्टर का। वहीं कोविड के बाद इसमें ये कहा गया है कि गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में जो परसेंटेज है इनफॉर्मल सेक्टर का वो थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है। भले ही आप देखो इस रिपोर्ट में कि वेस्ट बंगाल आपका सेकेंड पोजीशन पे है, लेकिन देखो ना परसेंटेज थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है, 12.04% से डिक्रीज होके ये 12.31% हुआ है, ठीक है डन। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश टॉप स्टेट है जिसमें नंबर ऑफ जो इनकॉर्पोरेटेड, अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर या नॉन एग्रीकल्चर इंटरप्राइजेज या इनफॉर्मल सेक्टर हैं वो इंक्रीज हुए हैं। अब यहाँ पे शेयर भी बोला गया है, उत्तर प्रदेश का मैक्सिमम है, फिर वेस्ट बंगाल का है, फिर आपको महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया रैंक्स थर्ड मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री ग्लोबली, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, अभी हम एयर क्वालिटी इंडेक्स को डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कशन करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, देखो एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो स्केलिंग होती है वो इस पैरामीटर पे होती है कि आपका स्कोर कितना है, उसके आधार पे आपकी रेटिंग होती है। अगर AQI 0 से लेके 50 के बीच में, मतलब आप एक गुड एनवायरमेंट में रह रहे हो। अगर AQI 51 to 100 है, मतलब आप मॉडरेट कंडीशन में है। अगर AQI 100 से 150 के बीच में, मतलब जो आपके सेंसिटिव ग्रुप है उसके लिए अनहेल्दी ये आपका लेवल है। अगर आपका AQI 150 से 200 है, मतलब आप अनहेल्दी एनवायरनमेंट में रह रहे हो।
फिर 200 to 300 वेरी अनहेल्दी, और 300 प्लस अगर AQI हो गया मतलब हजार्डियस कंडीशन है, एकदम बेकार कंडीशन है। और हमारे देश में कई सारी डेथ बिकॉज ऑफ प्रीमैच्योर डेथ एयर पोल्यूशन की वजह से होती हैं। क्लियर है? तो ए हो गया आपका क्या, AQI स्केल। चलो इसी पे हम बात कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एयर पोल्यूशन कॉज अप्रोक्सीमेटली 7 मिलियन कम नहीं होता, 7 मिलियन प्रीमैच्योर डेथ ईच ईयर, इसमें कहा गया है। और यहाँ पे जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट ने AQI का डेटा पब्लिश किया है, ये एक जो आपका PM 2.5 कंसंट्रेशन है ना, उस पे बेस्ड इस डेटा को पब्लिश किया है। ठीक है, इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो PM या पार्टिकुलेटेड मैटर 2.5 है, ये इंक्रीज हुआ है इसका लेवल, जो कि अच्छी बात नहीं है। आप देखेंगे पहले ये 53.3 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब था, कब, 2022 में। अब ये बढ़ के पता है कितना हो गया है, 54 हो गया है, 54.4 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब हो गया है 2023-24 में। ठीक है, तो हमें इसको कम करने की जरूरत है। डन। अब यहाँ पे जो सीवियर एयर पोल्यूशन देखा जा रहा है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट, सेंट्रल एंड साउथ एशिया के जो कंट्रीज हैं वहां पर आपको सबसे ज्यादा पोल्यूशन लेवल देखने को मिलेगा, जहां पे कंटिन्यूसली PM 2.5% इंक्रीज हो रहा है, और उसमें एक आपको इंडिया भी आता है। और इंडिया पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के बाद 3rd नंबर पे है मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री ग्लोबली। अगर हम देखें ओशिनिया जिसमें आपके न्यूजीलैंड, फिजी, ऑस्ट्रेलिया आते हैं, यहां पर ये सबसे बेहतर जगह है, मतलब क्लीनेस्ट रीजन है, रहने लायक है, जहां पर आपको जो AQI है ना वो 0 से 50 के बीच में, मतलब एक हेल्दी एनवायरनमेंट आपको देखने को यहां पर मिलता है। ठीक है, इस रिपोर्ट में ये बातें की गई हैं। आप देख सकते हैं अबाउट 11.5% ऑफ द डेथ इन दिल्ली एवरी ईयर कैन बी एट्रीब्यूट टू द एयर पोल्यूशन। दिस इज द हाईएस्ट फॉर एनी सिटी इन इंडिया। सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन की वजह से जो डेथ होती है वो कहाँ होती है, दिल्ली में होती है। आप देख सकते हैं ये टॉप सिटीज हैं जो कि क्लीनेस्ट एयर आपको मिल जाएगी, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, सिडनी। देखो इसका AQI कितना शानदार है, ओनली 10। ठीक है, ऑकलैंड आप देखेंगे, ब्रास्टिलावा देखेंगे, स्टॉकहोम, ओस्लो, ये आपके टॉप या फिर क्लीनेस्ट शहर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट, मतलब हेनले एंड पार्टनर्स इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है, जिसमें वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट्स के बारे में बात की जाती है। एंड सिंगापुर यहाँ पर टॉप पोजीशन पे मिल जाएगा। सिंगापुर का जो पासपोर्ट है उसको 195 कंट्रीज में वीजा फ्री एक्सेस है। तो टॉप पर कौन है, टॉप पर है सिंगापुर का पासपोर्ट, और सिंगापुर के पासपोर्ट होल्डर को 195 कंट्रीज में वीजा फ्री एक्सेस मिल जाएगा। सेकंड पोजीशन पे आपको 5 कंट्रीज मिल जाएंगी, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और स्पेन, और इनको 192 कंट्रीज में वीजा फ्री एक्सेस है। नाउ बात करते हैं इंडिया। तो इंडिया 82 पोजीशन पे है। हेनले एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली या हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 82 पोजीशन पे आपको देखने को मिल जाएगा, और इंडिया के पासपोर्ट होल्डर को 58 कंट्रीज में वीजा फ्री एक्सेस आपको मिल जाएगा। अब इंडिया अपनी पोजीशन शेयर कर रहा है सेनेगल एंड तजाकिस्तान के साथ। सेनेगल एंड तजाकिस्तान के साथ इंडिया अपनी पोजीशन को शेयर करता है। ठीक है, चाइना की रैंकिंग हमसे थोड़ी सी बेहतर है। आप देख सकते हैं 59 पोजीशन पे आपको चाइना मिलेगा, और चाइना को वीजा फ्री एक्सेस है 85 कंट्रीज में। चलिए बात करेंगे बॉटम के बारे में। सो बॉटम पर आपका अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के जो सिटीजन्स हैं उनको वीजा फ्री एक्सेस है केवल 26 नेशन में, 26 कंट्रीज में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, इंडिया रैंक 3rd इन ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया गेन। रिसेंटली FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनाइटेड नेशन की वन ऑफ द डेजिग्नेट या रिकॉग्नाइज्ड बॉडी है, तो इसमें रिसेंटली इस डेटा को पब्लिश किया है, और क्या कहा है कि इंडिया में जो फॉरेस्ट कवर है या फॉरेस्ट एरिया गेन है वो इंक्रीज हुआ है 2010 to 2022. India has gained 2,66,000 hectare of forest area annually from 2010 to 2020. तो इतना हमारा एनुअली फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है, 2,66,000 हेक्टेयर। According to the Food and Agriculture Organization FAO, this makes India 3rd country in the world in the term of forest area gain. तो इंडिया 3rd नंबर पे आता है फॉरेस्ट एरिया गेन में मामले में, मतलब हमारा जो फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है। तो टॉप पर कौन है, चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया आपको टॉप या लीडिंग कंट्रीज देखने को मिल जाएंगी। तो आप देखेंगे चाइना फर्स्ट पे है, फिर ऑस्ट्रेलिया, और इंडिया आपको 3rd नंबर पे देखने को मिल जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ पर FAO ने एक और इम्पॉर्टेंट बात कही है, क्या कही है कि पूरे वर्ल्ड में जो आपके मैनग्रोव्स हैं, जहाँ पे आपको बायोडाइवर्सिटी भी मिलती है, तो मैनग्रोव्स जो हैं वो डिक्रीज हुए हैं 23%। मैंग्रोव्स जो है वो 23% डिक्रीज हुए हैं, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। FAO का फॉर्मेशन 1945 में हुआ था और रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें। नेक्स्ट, अब बात करते हैं पेटेंट फिलिंग के बारे में, वो भी किस सेक्टर में? जनरेटिव AI। तो चाइना लीड्स ग्लोबल जनरेटिव AI पेटेंट यूनाइटेड नेशन डेटा। यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ने डेटा अपना एक पब्लिश किया है और इसमें कहा है कि चाइना जिस हिसाब से जनरेटिव AI में पेटेंट फिलिंग कर रहा है वो 6 टाइम ज्यादा है USA से। तो यहाँ पे जो फास्टेस्ट ग्रोइंग या कह सकते हो कि सबसे ज्यादा वर्ल्ड लीडर है जनरेटिव AI के पेटेंट फिलिंग में, वो आपको चाइना देखने को मिल जाएगा। तो चाइना हैज बिकम अ वर्ल्ड लीडर इन द क्रिएटिव AI टेक्नोलॉजी बाय फिलिंग पेटेंट्स मच फास्टर देन एनी अदर कंट्री। तो आपको टॉप पर कौन मिलेगा? चाइना। चाइना के बाद आपको US, फिर साउथ कोरिया, जापान और फिर 5वें नंबर पे आपको इंडिया मिल जाएगा। इंडिया आपको 5th पोजीशन पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो पेटेंट फिलिंग में इंडिया 5th पोजीशन पर है। नेक्स्ट है RBI इंक्लूजन फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है? मतलब आप मार्केट में कितना पैसा डाल रहे हो जिसके कारण इकोनॉमी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, आप कितने सारे नए बैंक की ब्रांचेस को ओपन कर रहे हो जो लोगों को क्रेडिट सपोर्ट या लोन प्रोवाइड कर रही है, जिसके कारण ग्रोथ हो रही है, बिजनेस ग्रो हो रहे हैं, MSME सेक्टर ग्रो हो रहे हैं, इसको ही तो हम फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं। तो ये एक एनुअल इंडेक्स है जो कि पब्लिश किया जाता है बाय द RBI। ठीक है, RBI इसको हर साल पब्लिश करता है। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अनाउंस दैट द फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स हैज राइज। यहाँ पर फाइनेंशियल इंक्लूजन इंक्रीज हुआ है, मतलब बैंकों का या जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहा है हमारी इकोनॉमी में, ये इंडिकेट करता है। तो मार्च 2023 में हमारा इंडेक्स 60 था और 2024 में ये इंडेक्स कितना हो गया है? हमारा स्कोर 64.2 हो गया है। ये हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है 64.2 अकॉर्डिंग टू द RBI। ठीक है, यहां पर बेसिकली स्कोरिंग होती है बिटवीन 0 to 100। 0 का मतलब होता है एक्सक्लूजन, कंप्लीटली एक्सक्लूजन, कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट किसी भी सेक्टर को नहीं मिला। और 100 का मतलब है कि आपने 100% इंक्लूजन कर दिया, हर एक सेक्टर में पैसा बांट रहे हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा जो स्कोर है वो 64.2 आपको देखने को मिल जाएगा। ये एनुअल रिपोर्ट है और जुलाई में हर साल इसको पब्लिश किया जाता है, एवरी ईयर। इसमें बेसिकली 3 पैरामीटर होते हैं, एक्सेस 35%, यूजेस 45% एंड क्वालिटी 20%। इसमें 97 इंडिकेटर्स होते हैं जो कि डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस एंड पेंशन सर्विस को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो ये 3 पैरामीटर आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल का डेटा है, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है? गेवर एंड कुसमुंडा कोल माइंस इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड्स 10 लार्जेस्ट कोल माइंस। तो यहाँ पे worldatlas.com ने अपने डेटा को पब्लिश किया एंड worldatlas.com ने क्या कहा? ये जो छत्तीसगढ़ बेस्ड कोल इंडिया सब्सिडरी है, गेवर माइन और कुसमुंडा माइन, ये टॉप 10 वर्ल्ड की टॉप 10 लार्जेस्ट कोल माइंस में आती हैं। जो गेवर माइन है, गेवरा माइन जो है, ये आपको पता होना चाहिए, ये एशिया की लार्जेस्ट कोल माइन है और वर्ल्ड में ये 2nd पोजीशन पे है। वहीं यहाँ पे जो कुसमुंडा माइन है ये आपको 4th स्पॉट पे देखने को मिल जाएगी अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एटलस। ठीक है, इतनी चीजें। छत्तीसगढ़ बेस्ड कोल इंडिया लिमिटेड सब्सिडरी साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड के अंदर, मतलब उनकी ही ये माइंस आपको देखने को मिल जाएंगे। और कोल इंडिया लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है जिसका फॉर्मेशन 1975 में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा और क्या बात की गई है? इसके अलावा अगर बात करें तो इंडोनेशिया का डोमिनेशन सबसे ज्यादा है। टॉप 10 कोल माइंस में से 4 माइंस आपको इंडोनेशिया की देखने को मिल रही हैं। अब यहाँ पे USA की जो माइन है जिसका नाम है ब्लैक थंडर। ठीक है, USA की माइन का नाम क्या है? ब्लैक थंडर माइन। इसकी रैंकिंग वर्ल्ड में 1st नंबर है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट कोल माइन कहां पर है? अमेरिका में है, जिसका नाम है ब्लैक थंडर। ठीक है, आप देख सकते हैं 1st नंबर पे ब्लैक थंडर जो कि USA की है। फिर आपकी अपनी इंडिया की छत्तीसगढ़ की गेवरा कोल माइन आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इतनी चीजें। अब इसमें क्या बताया गया कि चाइना वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोल का और कंज्यूम में सबसे ज्यादा कोल को कौन करता है? चाइना करता है। इंडिया 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लेकिन सबसे ज्यादा जो कोल के रिजर्व्स है ना वो USA में है।
ये बात इस रिपोर्ट में कही गई है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट कवर इन कंट्री, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। ये बाई एनुअली रिपोर्ट पब्लिश की जाती है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। एक्चुअली अभी रिटर्न रिप्लाई में बताया गया है, ठीक है, अभी रिपोर्ट पब्लिश नहीं हुई है, रिटर्न रिप्लाई में कुछ बातें लोकसभा राज्यसभा में बोल दी जाती है ना, वही है ये सारी कहानी। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून यहाँ पे ऑर्गेनाइज करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और यहाँ पर फॉरेस्ट कवर को बाइनली असेस किया जाता है कि हमारे देश में फॉरेस्ट कवर कितना इंक्रीज हो रहा है। तो एज पर द लेटेस्ट इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट पब्लिश्ड इन 2021, 2021 में इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था और ये सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट है अभी आपकी। तो टोटल फॉरेस्ट कवर हमारी कंट्री में है वो 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर है। मुझे नहीं पता आप इस डेटा को कैसे याद रखोगे, याद रखना है, ठीक है, मुझे नहीं पता कैसे याद रखना है, लेकिन याद तो रखना है। 7 का डबल होता है 14, उससे एक कम कर दीजिए 13, फिर 7, 8, 9, ये आपका बेसिकली टोटल फॉरेस्ट कवर एरिया है 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि हमारे टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 21.71% है, ठीक है। इंडिया में जो फॉरेस्ट कवर है वो इंक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है, 721 स्क्वायर किलोमीटर। 721 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया 2019 से 2021 के बीच में इंक्रीज हुआ है, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है, ठीक है ना। बात करते हैं मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर कहाँ पर है, तो मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएगा विथ 77,493 स्क्वायर किलोमीटर। मध्य प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र आपको राज्य देखने को मिलेंगे। आजकल मध्य प्रदेश ना देके वो अरुणाचल प्रदेश देता है, छत्तीसगढ़ देता है, ठीक है। तो आपको फर्स्ट वाला याद रखो या ना रखो, सेकंड और थर्ड जरूर याद रख लेना इस रिपोर्ट में, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाकर देखोगे ना तो यहाँ से क्वेश्चन आपको आया हुआ है। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कहाँ से देखोगे, तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, आप प्ले स्टोर पे जाना, प्ले स्टोर पे सर्च करना पूजा जैन क्लासेस, तो आपको एक एप्लीकेशन दिख जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर लेना। आप जब उसको डाउनलोड करोगे तो आप मैगजीन सेक्शन में जाओगे, उसमें आपको 5 साल के PYQs देखने को मिल जाएंगे, हर एक सब्जेक्ट के, ज्योग्राफी के हैं, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, सब के आपको 5 साल के SSC के डिफरेंट एग्जाम, CGL, CPO, JEE, MTS, वो सब मिल जाएगा। आप इनको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि SSC चाहता क्या है, क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, तो आपको तैयारी में 100% मदद तो मिलेगी, ठीक है। इतनी चीजें। अच्छा हाँ, 10 जुलाई को ना मैं प्लान कर रही हूँ ये मैगजीन लॉन्च करने के लिए, जो कि जुलाई 2024 की मैगजीन है, जिसमें आपको जुलाई मंथ के इंपॉर्टेंट इंडेक्स, अपॉइंटमेंट, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट इंडेक्स, गवर्नमेंट स्कीम, मतलब जो भी हमारे डिफेंस, मिलिट्री, वो सारी चीजें इसमें मिल जाएंगी। तो आप इस मैगजीन को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और ये मैगजीन का ही पार्ट है, आप देख सक रहे हो, जो इंडेक्स भी मैं डिस्कस कर रही हूँ ये मैगजीन का एक छोटा सा पार्ट है। ओके है जी, डन। चलिए, तो मध्य प्रदेश टॉप पर है, देन अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र आपको देखने को मिल जाएगा। ओके है। अमंग द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, चंडीगढ़ आपको देखने को मिलेगा लीस्ट एरिया अंडर द फॉरेस्ट कवर। इसमें आपको केवल 23 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है जो फॉरेस्ट कवर आपको देखने को मिल जाएगा। चंडीगढ़ के बाद आपको लक्षद्वीप देखने को मिल जाएगा और उसके बाद पुद्दुचेरी। ये तो हो गई यूनियन टेरिटरी। अगर स्टेट के बारे में बात करें तो सबसे कम आपका जो फॉरेस्ट कवर है वो हरियाणा में है, फॉलोड बाय द पंजाब। ओके, नेक्स्ट है इंडियाज डोमेस्टिक एविएशन मार्केट इज नाउ 3rd लार्जेस्ट ग्लोबली। हमारे देश का जो डोमेस्टिक एयरलाइंस है वो वर्ल्ड में 3rd नंबर पे आती है, USA, चाइना के बाद आपको इंडिया देखने को मिल जाएगा। तो इंडिया ने ब्राजील और इंडोनेशिया को ओवरटेक कर लिया है और 3rd लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन चुका है अकॉर्डिंग टू द एविएशन डेटा एनालिटिक्स फर्म OAG। इन्होंने इस डेटा को पब्लिश किया है। इंडिया में जो ग्रोथ हो रही है वो 6.9% एनुअल ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। तो इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग है इन द वर्ल्ड। आप देखो, सबसे ज्यादा ग्रोथ आपको इंडिया में ही देखने को मिल जाएगी आपके डोमेस्टिक एयरलाइन सेक्टर में, ठीक है। ये बात यहाँ पर मेंशन की है। ओके, फिर क्या बोला गया है, देखो पहले हम 7.9 जो है पैसेंजर्स को कैरी करते थे, मिलियन पैसेंजर्स को, नाउ ये 15.5 हो गया है। तो ये एक अच्छी ग्रोथ है, 6.9 की है, ठीक है, इसलिए आपको इसे याद रखना है। चलिए कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे जो कि बेस्ड है हमारी रिपोर्ट से।
ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2024 रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक आर इनकरेक्ट। तो यहाँ पे माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2024 इस रिपोर्ट को वर्ल्ड बैंक ने पब्लिश किया था। इस रिपोर्ट में बेसिकली बताया गया है कि नंबर ऑफ माइग्रेशन कितने ज्यादा हुए हैं, किस कंट्री में सबसे ज्यादा हुए हैं, और वो कौन सा पाथ है या कौन सा कॉरिडोर है जहां से सबसे ज्यादा माइग्रेशन आपको देखने को मिल रहे हैं। ये सारी बातें इस रिपोर्ट में बताई गई हैं। इसके अलावा रेमिटेंस के बारे में भी दो चार बातें इन्होंने जरूर करी हैं। इन्होंने कहा है कि 2023 में इंडिया को सबसे ज्यादा रेमिटेंस रिसीव हुआ था, उसके बाद मैक्सिको आपको देखने को मिलेगा। इंडिया को 2023 में $120 बिलियन रेमिटेंस रिसीव हुआ था और 2024 में इंडिया को $124 बिलियन रेमिटेंस रिसीव होगा एंड इन 2025 इंडिया को $129 बिलियन रेमिटेंस रिसीव होगा, ऐसा वर्ल्ड बैंक का कहना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, इंडिया इज द टॉप रेसिपेंट ऑफ रेमिटेंस फॉलोड बाय द मैक्सिको, चाइना एंड फिलीपींस। बिल्कुल सही बात है, एकदम करेक्ट बोल दिया आपने। यूएसए, द यूनाइटेड स्टेट इज इंडियाज लार्जेस्ट सोर्स ऑफ द रेमिटेंस। इंडिया को सबसे ज्यादा जो रेमिटेंस मिलता है, रेमिटेंस क्या होता है, जो भारतीय लोग विदेशों में काम करते हैं और वहां से इंडिया में पैसा भेजते हैं, उसको रेमिटेंस कहते हैं। तो यूएसए टॉप पर है, फिर आपको यूएई देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यूएई है। फिर टॉप माइग्रेशन कॉरिडोर, जहां से सबसे ज्यादा माइग्रेशन हुआ है वो मैक्सिको और यूएसए है, क्योंकि मैक्सिको अगर आप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पर ये यूएसए है और यहाँ पर ये मैक्सिको है, राइट, और इनके बीच में आपको ओपन बॉर्डर दिख जाती है, तो यहाँ पर माइग्रेशन बहुत ज्यादा हुआ है। एंड चाइना इज द लार्जेस्ट ओरिजिन कंट्री फॉर द माइग्रेंट। चाइना नहीं भाई, इंडिया में सबसे ज्यादा माइग्रेंट्स हैं, इंडिया के लोग सबसे ज्यादा जाते हैं बाहर जॉब करने के लिए, तो इंडिया टॉप पर आपको मिल जाएगा। तो डी यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो टॉप डेस्टिनेशन कंट्री कौन सी है जहां पे लोग माइग्रेट होकर जाते हैं, वो यूएस, जर्मनी, सऊदी, रशिया और यूके है। लार्जेस्ट ओरिजिन कंट्री जहां से सबसे ज्यादा माइग्रेंट ओरिजिनेट होते हैं तो इंडिया है। इंडिया के लोग सबसे ज्यादा आपको अलग अलग देशों में मिल जाएंगे, 18.7 मिलियन। उसके बाद यूक्रेन है, फिर चाइना और मैक्सिको है। टॉप माइग्रेशन कॉरिडोर कौन सा है, तो पहले नंबर पे तो आपका मैक्सिको और यूएसए है। फिर यहां पर आप देखोगे उसके बाद यूक्रेन रशिया के वॉर के कारण वहां भी माइग्रेशन बहुत ज्यादा हो रहे हैं, और अफगानिस्तान टू ईरान। ये आपके टॉप परफॉर्मिंग या टॉप आपके कॉरिडोर्स मिल जाएंगे जहां पर माइग्रेशन सबसे ज्यादा है। ओके है जी, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इंडिया रैंक्ड 5th इन द जनरेटिव एआई इनोवेटिव, जैसे कि अभी हमने देखा, बिहाइंड द चाइना एंड यूएसए, रिपब्लिक ऑफ कोरिया और जापान। इंडिया ने टोटल नंबर ऑफ जनरेटिव एआई में कितने पेटेंट फाइल किए हैं, तो इंडिया के जो टोटल नंबर ऑफ पेटेंट फिलिंग है वो कितनी है, 1350 है। कितनी है, 1350 इंडिया ने पेटेंट फिलिंग की है, मतलब ऑप्शन डी। आप यहां देख सकते हैं इंडिया, जैसे कि मैंने मेंशन किया, 5वें नंबर पे है, और इंडिया ने 2014 से 2023 के बीच में 1350 पेटेंट को फाइल किया है। सबसे ज्यादा पेटेंट फिलिंग किसने की है, चाइना ने 38,000, देख रहे हो, 38,000। तो आप देख सकते हैं ये डेटा है, चाइना के सबसे ज्यादा है, फिर यूएसए है, फिर साउथ कोरिया, फिर जापान और इंडिया है। इंडिया के 1350 पेटेंट है, लेकिन अगर ग्रोथ वाइज देखो तो 55% जो ग्रोथ है वो आपको इंडिया में ही देखने को मिल रही है। ठीक है, डन, इतनी चीजें, यही बात यहाँ पे मेंशन की गई है। टॉप 20 में इंडिया की कोई भी एंट्री आपको नहीं देखने को मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, According to the Digital Economy Report 2024, what percentage of global greenhouse gas emission were estimated to be the contributed by the ICT sector in the 2020? तो आपका जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और सेक्टर है, हमारा डिजिटल टेक्नोलॉजी सेक्टर है, उसका कंट्रीब्यूशन ग्रीन हाउस गैसेस में कितना है एज पर द डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2024? तो आंसर हो जाएगा आपका 1.5% to 3.2%। ठीक है, आप देख सकते हैं यूएन ट्रेड डेवलपमेंट ने डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2024 को पब्लिश किया है। याद रखना है, यूनाइटेड नेशन ट्रेड डेवलपमेंट ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। इसमें कहा है कि इंटरनेट यूजर्स इंक्रीज हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। 2005 में इंटरनेट यूजर 1 बिलियन थे और अब आपको 2023 में 5.4 बिलियन इंटरनेट यूजर्स देखने को मिल रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन भी इंक्रीज हुआ है, 1.5 से 3.2% ऑफ द ग्लोबल एमिशन देखा गया है।
फिर अब जब नंबर ऑफ मोबाइल फ़ोन यूज़र्स बढ़ते हैं, हम डिफरेंट लैपटॉप्स यूज़ करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है ई वेस्ट भी जनरेट होता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो ई वेस्ट है वो 30% इंक्रीज हुआ है और ये 10.5 मिलियन टन ग्लोबली पहुंच चुका है आपका ई वेस्ट। ई वेस्ट के साथ साथ जब नए टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, डिजिटल इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि आपका कोबाल्ट, लिथियम, ये सब आपके क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं। और अगर आप कोई भी डिवाइस ले लो उसमें बैटरी तो लगेगी ही ना, और बैटरी के लिए लिथियम लगेगा, तो आपके क्रिटिकल जो मिनरल्स हैं उनकी डिमांड 500% इंक्रीज हो जाएगी बाय द 2050। ये बात यहां पर मेंशन की गई है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द करंट रेट ऑफ द होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन एज ऑफ जून 2024। तो WPI इंडेक्स क्या था हमारे देश का जून 2024 में, तो 3.36% आपको देखने को मिल जाएगा WPI। चलिए नेक्स्ट है, In July 2024, FICCI Economy Outlook Survey Project and annual GDP growth for 24-25 at what percent? तो अकॉर्डिंग टू द FICCI हमारे देश में जो FY25 मतलब जो अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, जो खत्म कब होगा, मार्च 2025 में होगा, तो इसमें हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ इन्होंने फोरकास्ट की है वो कितनी की है, 7% की है। अब यहाँ पे आपको कुछ डेटा मिल रहा है, जैसे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी 7% कहा है FY25 के लिए, RBI ने 7.2% कहा है। तो ये आपको कुछ डेटा भी एडिशनल यहाँ पे मिल जाएगा पढ़ने के लिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे जिसका आंसर हम देख लेते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, यस दिस इज लास्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग पॉइंट अबाउट द वर्ल्ड 10 लार्जेस्ट कोल माइन रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज बाय द worldatlas.com। अभी हमने इस रिपोर्ट को देखा था, तो ऐसे ही आपको रिपोर्ट्स पढ़ने का तरीका क्या है वो मैं बताना चाहती हूँ कि होता क्या है, कई बार सिंपल सिंगल लाइनर क्वेश्चन ना पूछ के स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ लेता है, तो हमें प्रिपेयर होके जाना है भाई, हमें प्रिपेयर होके जाना है। तो आप देखेंगे 2 कोल माइंस है छत्तीसगढ़ में, गेवर एंड कुसमुंडा माइंस, जो कि worldatlas.com में टॉप 10 कोल माइंस में आती है, बिल्कुल सही बात है। फिर लिखा है कि चाइना का डोमिनेंस ज्यादा है, 4 माइन चाइना की है, तो अभी हमने देखा कि इंडोनेशिया का डोमिनेंस ज्यादा है। फिर लिखा है कि रशिया की ब्लैक थंडर माइन जो है वो टॉप पर है, तो हमने देखा कि अमेरिका की ब्लैक थंडर माइन है जो कि टॉप पर है। फिर चाइना इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ द कोल, ये बात तो भाई सही है। इंडिया 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, नहीं, इंडिया 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो पूछा गया था इनकरेक्ट कौन कौन से, तो आपने देखा कि सेकेंड वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, थर्ड वाला स्टेटमेंट भी आपको इनकरेक्ट मिल जाएगा, और 5th वाला स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, मतलब 3 आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट मिल जाएंगे, तो मतलब ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से ये तरीका होता है आपके रिपोर्ट्स को पढ़ने का। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ज्यादा कोई टफ नहीं है, छोटे मोटे डेटा है, आप बिल्कुल याद कर सकते हो। जुलाई का डेटा है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा, और वीडियो पसंद आ गया हो तो शेयर भी कर देना। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय।